बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्शन रिसर्च टूल किट डे 12। और कोशिश भरपूर यही होगी कि आज की जो हमारी वर्कशॉप का ये आखिरी दिन साबित हो और हम तमाम बातों को आज कवर करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में जो 12 डे बल्कि अभी तक 11 डे जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कुछ ना कुछ लर्न करने का मौका मिला होगा। और बहुत सारी बातें जो होती हैं वो सिर्फ थ्योरी की फॉर्म में होती हैं। जैसे हमें नाम सुना होता है कि रिसर्च क्वेश्चन भी कोई चीज़ है, ऑब्जेक्टिव भी कोई चीज़ है, लेकिन जब हम उस चीज़ से गो थ्रू करते हैं, जब उस चीज़ को प्रोसेस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार ये असल में तो कहानी कुछ और थी। फिर इसी तरीके से एमएस वर्ड के जो फीचर्स थे, मेरे ख्याल में वो यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स थे और उसको करके आप लोग को ये ज़रूर अंदाज़ा हुआ होगा कि उससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ये हमने हर दफ़ा ये प्रॉब्लम फेस किया है कि जब स्टूडेंट से कहा जाता है कुछ चेंजेस करो, तो उसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा वक्त इसलिए लग रहा होता है कि वो एमएस वर्ड के फीचर से वाकिफ नहीं होता। अच्छा, अभी जो आप लोग ने रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ब्रेन स्टॉर्मिंग के हवाले से जो अपना रिकैप दिया, तो उसके अंदर जो चीज़ मैंने कॉमन मिस्टेक मुझे नजर आई, जो मैं ये समझता हूँ, देखिए सबसे पहली बात, फॉर एग्जांपल आपने 3 या 4 रिसर्च क्वेश्चन लिखे हुए, ठीक है। अब हर रिसर्च क्वेश्चन आपको, जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि देखो रिसर्च क्वेश्चन को थोड़ा सा लिमिटेड रखो, बात को इतना फैलाओ नहीं। अगरचे यहाँ पे भी मर्जी किसकी है, तुम्हारे सुपरवाइजर की। अगर सुपरवाइजर कहते हैं 5 रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, तो सही कह रहा है, जो वो कह रहा है उसकी बात सही है। हम उसकी बात से, हम उससे फाइट नहीं करेंगे, हम उससे ये नहीं कहेंगे कि जी आपकी बात गलत है। असल यहीं पे आप लोग को इस बात से ये भी समझ में आता है कि अपने सुपरवाइजर से मुस्तकिल कांटेक्ट में रहना कितना जरूरी है। आप में से जो लोग अपने सुपरवाइजर से नहीं मिल रहे या वीकली बेसिस पे मीटिंग नहीं रख रहे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसी तरीके से अपने सुपरवाइजर को चूज करते वक्त भी आप लोग को ये देखना चाहिए कि वो कितना एक्सेसिबल है। अगर 10-10 स्टूडेंट एक सुपरवाइजर के पास चले जाएंगे, अब आप वो जितना ही अच्छा क्यों ना सुपरवाइजर हो, जितना ही आपके साथ कोऑपरेटिव हो, जितना ही आपको पसंद हो, एक होता है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग होती है बात टीचर के साथ, इसके बावजूद वो 10 बंदों को एक साथ वक्त नहीं दे सकेगा। अच्छा, 10 तो सिर्फ 4 ईयर के हो गए, 2.5 वाले बच्चों को भी मिला तो और बच्चों की तादाद बढ़ जाती है। फिर आप लोग को वो प्रैक्टिकम की एक्टिविटीज में भी टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, सारी चीजें पता है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए कि हमारा सुपरवाइजर हमारे कितना वक्त दे सकता है। तो आप लोग इन चीजों को इतना हल्का मत लिया करें कि सुपरवाइजर बस जो है फला टीचर का नाम लिख दो, फला का लिख दो। थोड़ा सा प्लानिंग के साथ सोच समझ के काम करना चाहिए कि हम किसके साथ काम करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, किसके साथ ज्यादा हम एक्सेसिबल, हम उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहरहाल, अब अगर आपने लेट से अपने सुपरवाइजर के कहने पे 5 रिसर्च क्वेश्चन भी लिख लिए, तब भी आपके जहन में ये होना चाहिए कि आप उन रिसर्च क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन के अगेंस्ट आप उस डेटा को वेरीफाई कैसे करेंगे, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे और अपने रिजल्ट को वेरीफाई कैसे करेंगे। अब आपके पास अगर 4 रिसर्च क्वेश्चन है तो काम आपका बड़ा नहीं बढ़ा, ठीक है। तो मेरा मशवरा ये होता है कि भाई 1 या 2 रिसर्च क्वेश्चन से ज्यादा आगे ना बढ़ो। ज्यादा चीजों को जितना फैलाओगे तुम्हारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जब आप लोग का वाइवा वगैरह होता है तो वो इन्हीं मोटी मोटी पॉइंट्स को देख लेते हैं, भाई रिसर्च क्वेश्चन ये, अच्छा इसके बारे में ये बताओ, अच्छा उसके बारे में ये बताओ। और अगर आपके पास उसकी पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है या आपने प्रॉपर काम नहीं किया, तो आप लोग यहाँ पे जाके फंस जाएंगे। मैंने एग्जाम्पल दी थी कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपने अखराजात को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब मेरे जहन में उसका है कि यार मैंने अपने एक्सपेंसेस को राइट डाउन करना है और देखने पहले कितने थे, और जब मैंने बाहर से खाना मंगवाना बंद किया तो फिर कितने हुए, बात खत्म। डेटा कितना आसानी से मेरा कैलकुलेट हो गया। मतलब मेरा मकसद ये नहीं कि आपका भी इतनी आसानी से होगा, लेकिन मेरे पास एक जहन में कॉन्सेप्ट तो है ना, मैंने किस तरीके से अपने रिजल्ट को मतलब प्रोसेस भी करना है, रिजल्ट तक किस तरह से पहुंचना है और किस तरीके से मैंने रिजल्ट को वेरीफाई करना है। अगर ये 2 चीजें आपके हर रिसर्च क्वेश्चन के अगेंस्ट आपके जहन में ये मेथोडोलॉजी नहीं है और उसका रिजल्ट वेरिफिकेशन नहीं है, तो फिर बेहतर है कि उस रिसर्च क्वेश्चन को आप लोग अपनी जगह मतलब हटा दें। समझ में ये वाली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट जहन में आया। हर रिसर्च क्वेश्चन के अगेंस्ट आपकी मेथोडोलॉजी भी होनी चाहिए और उसके रिजल्ट का वेरिफिकेशन का मेथड भी होना चाहिए कि मैंने किस तरीके से इसके रिजल्ट को वेरीफाई किया, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे, यहाँ तक तो कोई सवाल नहीं हुआ मेरे ख्याल में, हमने एमएस वर्ड वगैरह की भी चीजों को भी क्लियर कर लिया। गूगल कीप के बारे में दोबारा मशवरा दूंगा, देखो बहुत अच्छा टूल है, उसको रेगुलर इस्तेमाल करो, तुम्हारे आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएगा। अब हम आगे एक टॉपिक शुरू करते हैं। ये वो लफ्ज है जो आप लोग ने सुना बहुत है और यकीनन सुना भी होगा और इसके बारे में टीचर से बात भी की होगी। जब हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि आज के इस दौर के अंदर बच्चों के अंदर डिजिटल लिटरेसी का होना जरूरी है। तो वहीं पे साथ ही साथ ये वाला टॉपिक भी चला हुआ आता है कि बच्चों को प्लेजरिज्म के बारे में यकीनी तौर पे मालूम होना चाहिए, स्पेशली आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप टीचर हैं। अगर आपको नहीं पता होगा कि यार ये चीज क्या है, ठीक है। एक वो जमाना था कि नकल करने का मतलब क्या था कि बराबर वाले का देख लिया। आगे बढ़े तो नकल करने का कौन मतलब आया, किसी और से असाइनमेंट करा लिया, वालिदैन से काम करा लिया। लेकिन अब जो है, जब बच्चे के हाथ में पूरा इंटरनेट मौजूद है, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो अब यहाँ पे इस चीटिंग का मतलब ही चेंज हो गया।
ठीक है। और यहाँ पे चीटिंग का मतलब क्या हुआ, किसी और का काम उसको थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ या बगैर किसी तब्दीली के अपने नाम से पेश कर देना। हमारे माशरे के अंदर चूंकि इन सब चीज़ों के बारे में इतनी बात नहीं की जाती, बल्कि यूँ कह लें कि हमारे माशरे के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस का रिवाज है। वरना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ पे भी उन्होंने देखा कि यार जो बच्चा जो है वो एआई जनरेटेड कंटेंट लेकर आ रहा है, उसको अपना असाइनमेंट के तौर पे पेश कर रहा है या किसी और के काम को अपने तौर पे पेश कर रहा है, तो उसका बाकायदा वहाँ से एक्सपल्जन हुआ है। आप ऑनलाइन सर्च करें, आपको ऐसे केसेस भी मिलेंगे कि बच्चों का, स्टूडेंट्स का वीज़ा रिवोक हो गया। वो स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे, नकल करते हुए पकड़े गए या जो भी था, उनके कामों के अंदर उनको नजर आया कि जी यहाँ पे जो है उनकी इतनी परसेंटेज फला से कॉपी की हुई है और उसको अपने तौर पर प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसको साथ ही साथ उन्होंने उसका यूनिवर्सिटी से निकाला, निकाला तो उसका स्टूडेंट वीज़ा का जो स्टेटस था वो रिवोक हो गया, वापस अपने जो मुल्क में पहुंच गया। फिर इसी तरीके से आपको आए दिन इस किस्म की खबरें मिलती होंगी, और है यकीनन ऐसी खबरें अगर आप ऑनलाइन सर्च भी करें कि पाकिस्तान की बास यूनिवर्सिटीज़ के नामी ग्रामी असातिज़ा जो हैं, उनका काम के अंदर ये सुरखा, जिसका सुरखा उर्दू में सुरखा का वर्ड यूज़ हो रहा है, कि चोरी का काम उनके अंदर नज़र आया और उसकी वजह से मतलब उनको बाज़ दफ़ा एक्सपेल भी किया गया। कब कुछ नहीं बहरहाल मीडिया में तो खबर आ गई। तो ये जो टॉपिक है हमारा प्लेजरिज्म के बारे में, तो ये हल्का फुल्का टॉपिक नहीं है। आप इसको ये ना समझे कि कोई आम सी चीज़ है जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर दें। ये वो चीज़ है जिसपे आपके यूँ कह लें कि ना सिर्फ कि आपके करियर का दारोमदार है, बल्कि एज ए टीचर ये भी वो चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। आप लोग को असेसमेंट के अंदर सिखाया जाता होगा मेरे ख्याल में कि स्टूडेंट की नकल वगैरह के बारे में बात की जाती है, क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर बात की जाती है, या ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हमारे डॉक्टर सुहेल साहब से बड़ा अच्छा पॉइंट हमारा डिस्कस हो रहा था कि जो हमारे यहाँ आईसीटी का कोर्स है उसके अंदर सबसे बड़ी खामी ये है कि आईसीटी कोर्स को उन्होंने कोर्स बना दिया, ठीक है। होना ये चाहिए था कि ये कोर्स ऐसा हो, उसके हर हर कंपोनेंट जो है, हर सब्जेक्ट के अंदर, हर कोर्स के अंदर इसका थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट शामिल होता। अब आप लोग ने असेसमेंट पढ़ ली, लेकिन शायद आप लोग ने इस बारे में ना पता हो कि इस जो डिजिटल लिटरेसी का जो ज़माना है, जो 21st सेंचुरी स्किल का ज़माना है, जिसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन का इतना ज़्यादा ओवरफ्लो है, इसमें नकल की क्या वो पुरानी वाली मीनिंग चलेगी या कोई नई वाली मीनिंग, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोग के ख्याल में से क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ये तो मतलब समझ में तो आ गया, ठीक है, किसी और का काम अपने नाम से पेश करना, ठीक है। तो अनुषा इसको कैसे काउंटर करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? ओके, गुड। गुड का मतलब ये कि उसी डायरेक्शन में गई जहाँ मैं चाह रहा था, लेकिन अगर से जवाब गलत है। अच्छा, बैठे अनुषा। अनुषा ने जो बात की है, आप लोग को अनुषा की बात समझ में आई कि जो कंटेंट है उसके अंदर हम उसके सिनोनिम्स वगैरह यूज करें, ठीक है। और इस चीज को लोग आपके पास बयान करते हैं रिफ्रेजिंग के नाम पे, या चीज को ना रिफ्रेज कर दो, ओके। अब मैं थोड़ा यहाँ पे बात करूंगा कि देखो रिफ्रेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बुनियादी बात क्या, असल जो बात हमें करना चाहिए थी वो बात थी पैराफ्रेजिंग, और हम लोग जो है अटक गए हैं एक ही चीज के ऊपर, और वो है रिफ्रेजिंग। देखो पैराफ्रेजिंग का मतलब या रिफ्रेजिंग, असल मकसद तो ये कि किसी और की बात को अपने अल्फाज में बयान करना। अलबत्ता रिफ्रेजिंग जो है ये थोड़ा सा छोटे छोटे लेवल का काम है। यूँ समझने के मैंने अपनी बात को कहा, चलो यूँ समझो, अपनी बात को घुमा के दोबारा डिफरेंट अल्फाज में उस बात को पेश करना, ये तो हो गया रिफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये है कि दूसरे की बात को समझ के, उसके माफियो ज़मीर को समझ के वो कहना क्या चाह रहा था, क्या मैसेज देना चाह रहा था, फिर उसके बाद उस मैसेज को आपने अपने अल्फाज के अंदर बयान किया। देखो एक ये है कि एक कही हुई बात को दूसरे अल्फाज में बयान करना, ये हो गया रिफ्रेजिंग। और पैराफ्रेजिंग के अंदर उसकी बात के माना को, उसकी बात के मतलब को और उसके मकसद को अपने अल्फाज में पेश करना। हमारा जो असल टारगेट होना चाहिए वो पैराफ्रेजिंग होना चाहिए। हम पैराफ्रेजिंग के बारे में, अच्छा अब देखो रिफ्रेजिंग और पैराफ्रेजिंग के बारे में बात क्यों शुरू हुई, जब ये ऑनलाइन कंटेंट आने लगा, ठीक, और लोगों के सामने ये इशू आया जवेरिया कि लोग जो है ऑनलाइन कंटेंट को लोग दूसरी जगह से अपने पास कॉपी करके रख रहे हैं, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आ गया आपका प्लेजरिज्म का, ठीक है, कि प्लेजरिज्म हो रही है कि लोग दूसरे के कामों को कॉपी करके अपने अल्फाज में पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे मसला आया कि जी इस इशू को रिजॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम कंटेंट को पैराफ्रेज करके अपने अल्फाज में बयान करें, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कुछ हमारे लोगों का जहन ऐसा बन गया कि यार उन्होंने जिस तरीके से चेक करने का सिस्टम बनाया हुआ है ना, उस चेक को काउंटर कर लो, समझ रहे हो। और उस चेक को काउंटर करने के लिए उन्होंने तरीके सिखाने शुरू कर दिए, सिनोनिम्स यूज कर लो,
ठीक है, या सेंटेंस को आगे पीछे कर लो, वो नहीं पकड़ेगा। ठीक, क्या पास्ट के फ्यूचर टेंस यूज कर लो, उन्होंने इस किस्म के तरीके सिखाने लगे और इसका नाम रखा रिफ्रेजिंग, और बाकायदा इसके ऊपर वर्कशॉप्स भी कराई गई। अलबत्ता ये सारे तरीके की सारी बातें गलत है, ये मकसद नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि भाई जब ऑनलाइन कंटेंट मौजूद है या आप किसी और ने पूरी दुनिया का काम लेकर आप अपना काम कर रहे हैं, तो आपका ये काम होना चाहिए कि उसके काम को अपने अल्फाज में बयान करो, साथ ही साथ उसका हवाला भी दो, लेकिन उसके काम को अपने नाम अपने अपने अल्फाज में बयान करो। बात समझ में आई? पाकिस्तान के अंदर उल्टा हो गया, लोगों ने यहाँ पे बात की शुरू कर दी कि बस सिनोनिम यूज कर लो या टेंसेस चेंज कर लो, सेंटेंस आगे पीछे कर लो, तो इसकी मदद से तुम जो है सिस्टम को बीट कर लोगे और तुम्हारी चीटिंग नहीं पकड़ी जाएगी। ये गलत कॉन्सेप्ट है, और वक्त के साथ साथ ये जो पकड़ने के सिस्टम थे ना, वो इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने इस चीज को भी पकड़ने लगे। मैं भी आपको करके दिखा दूंगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इस बात को, समझ में आई बात? हमारा अगर इस स्टेज पे जाके अभी भी तुम लोग यही समझते हो कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपना सिनोनिम आगे पीछे करके या टेंसेस को आगे पीछे करके हम बच जाएंगे, तो तुम गलत समझ रहे हो। नंबर वन, जब खुद पढ़ाओगे तो खुद अंदाजा होने लगेगा कि बच्चों के असाइनमेंट चेक कर करके तुम लोग इस काबिल हो जाओगे, खुद समझ में आएगा किसने खुद किया है, किसने किसी और से करवाया। याद है आपके अपने बचपन में टीचर्स पॉइंट आउट करते थे कि यार ये तुम्हारे अब्बू का काम है, अम्मी का काम है, तुम्हारी अपनी हैंड राइटिंग नहीं है, ये काम तुम्हारे इस क्वालिटी का नहीं है। अब टीचर जो होता है पढ़ा पढ़ा के उसको इतना एक्सपीरियंस होता है, उसको वैसे ही समझ में आने लगता है। ये तो हो गया पहला मसला। दूसरा मसला ये कि ऑनलाइन ऐसे टूल्स हैं जो इन चोरियों को पकड़ते हैं, जिनमें से सबसे मशहूर का नाम है टर्न इट इन। मैं दिखाता हूँ अभी टर्न इट इन। ओके, अब वक्त के साथ साथ मशीन लर्निंग और इन सब की मदद से उन्होंने इन चीज़ों को, या इसके बाकायदा एल्गोरिथम से, हमने कंप्यूटर साइंस में इसके बाकायदा एल्गोरिथम पढ़े कि हमने बाकायदा इस चीज़ को पढ़ा है कि अगर एक बंदा अल्फाज को आगे पीछे कर रहा है तो हम कैसे मालूम करें कि यार वो उसने उसने खुद लिखा है या उसने सिर्फ अल्फाज को आगे पीछे करके वो सेंटेंस निकाला है। बाकायदा इसके कंप्यूटर साइंस के अंदर एल्गोरिथम पढ़ाए जाते हैं, और जो हमने पढ़े थे वो तो पुराने थे, अब तो नई नई रिसर्च भी सामने आ रही है। तो ये समझना कि हम सिनोनिम्स वगैरह के चक्कर करके हम लोग बाईपास कर लेंगे, तो ये तुम्हारी गलती है, ऐसा नहीं कर पाओगे। मशीन जो है, सॉफ्टवेयर जो है वो तुम्हें डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? करना क्या क्या है? पैराफ्रेजिंग, बात को समझो और उसको अपने अल्फाज में बयान करो। अब यहाँ पे एक मसला ये होता है कि चूंकि हम लोग ने कभी भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम लोग के पास सारा जोर किस पे रहा? रट्टे पे। अब इसी वजह से जब हम लोग इस स्टेज पे पहुंचते हैं तो हम इस काबिल नहीं होते कि हम अपने अल्फाज के अंदर अपनी बात को बयान कर सके। आपसे कहा जाए कि प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखनी है, तो उसमें भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ढूंढते और उसी में चेंजेस करके सबमिट कराते हैं। अपनी एप्लीकेशन लिखने के भी हम लोग काबिल नहीं रहे, बल्कि आप क्या, मैं तो बड़े बड़े लोगों की बात करूंगा। अभी कुछ अर्से पहले एक पीडीएफ फाइल शेयर की गई, और उस पीडीएफ फाइल के अंदर जितने भी ऑफिशियल लेटर्स हो सकते थे ना, सबका सैंपल दिया हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था जी बहुत बड़ी खिदमत की गई है और बहुत बड़ा काम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे हायर लेवल के लोग हैं, उनको भी ऐसी किसी की या किसी नोट्स की जरूरत है जिसकी मदद से वो ऑफिशियल लेटर लिख सकें। आप अंदाजा लगाएं कि हमारे हायर पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, उनमें भी इतनी सलाहियत नहीं है कि अपनी एप्लीकेशन वगैरह खुद लिख सके। तो बहरहाल ये वो मसला है जिसकी वजह से आप लोग वीकनेस फेस करते हैं। अलबत्ता हम एआई की मदद से, ब्रेन स्टॉर्मिंग की मदद से इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी जो आप लोग ने मुझे ब्रेन स्टॉर्मिंग बताई, उसके अंदर जो आप लोग की कॉमन मिस्टेक मुझे नजर आई कि दोनों, जैसे जवेरिया का याद आ रहा है, खतीजा का याद आ रहा है, तो पूरे पूरे जुमले जो थे ना बिल्कुल सही थे, उसके अंदर कोई गलती नहीं थी। और मेरा ये पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यार ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होती है ना, वो होती है अंधाधुंध, तभी तो उसको स्टॉर्म कहते हैं। तूफान आए हुआ है, आंधी आई हुई ख्यालात की, आप अपने ख्यालात का बस कर रहे हैं, तो वो तो कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। जब मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करता हूँ तो मेरे पास तो बस हर पॉइंट के लिए दो तीन जुमले अल्फाज होते हैं। अक्सर मेरी ग्रामर भी गलत होती है, बाज़ दफ़ा मैं उर्दू में लिखता हूँ, बाज़ दफ़ा इंग्लिश में, स्पेलिंग तो मेरी हमेशा गलत होती है। आप लोगों ने सेंटेंस शायद पूरे पूरे बना बना के लेकर आए, विच इज़ फाइन, सही है, मुझे कोई इशू नहीं है। अलबत्ता ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो कॉन्सेप्ट था ना, उसको जहन में रखना था कि यार आपके पास ख्यालात का हुजूम है, और आप उस ख्यालात के हुजूम को ब्लैक एंड व्हाइट पे लाने की, यानी पेपर पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इस वाले एटीट्यूड के साथ चलोगे ना, तुम्हारे लिए पैराफ्रेजिंग भी मुश्किल नहीं रहेगी। जब तुम बात को समझोगे कि इसने बात क्या किया, तुमने उसको लिखा, उसके बाद उसे उसको लिखोगे, हो जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग शुरू से ही, जैसे ना होता है क्या, जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार तुमने ऐसे लिखना है फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे लिखने के लिए कैसे बैठे कि आपने बैठ के वही हेडिंग डाली, प्रॉपर तरीके से उसको लिखना शुरू कर दिया, हर सेंटेंस को बना बना के लिख रहे हैं। जब आप लोग इस तरीके से काम करते हैं ना, तो यार तभी आप लोग आगे चल के नकल करने पे और इन सब चीजों पे मजबूर हो जाते हैं।
असल तरीका यही है, आउटलाइन बनाओ, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, उसके बाद उन ब्रेन स्टॉर्मिंग के जो पॉइंट्स हैं उनको सेक्शंस में डिवाइड करो, फिर एक सेक्शन के ऊपर पैराग्राफ बनाना शुरू करो, सेंटेंस बनाना शुरू करो। हम लोग पहले ही कंप्यूटर पे बैठ के ना पहले ही जुमला, हमारी कोशिश होती है कि पहला जुमला जो हम लिखें कंप्यूटर पे या पेपर पे वो परफेक्ट हो, और यही हमारी कमजोरी होती है जिसकी वजह से आगे चल के हम नकल करने पे मजबूर हो जाते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग जितना अच्छा करोगे उतना ही तुम नकल से करने से बच पाओगे, ठीक है। और अगेन वंस अगेन ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर यार ख्यालात का हजूम है, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, एक पैराग्राफ काम का लगा, उसमें बात क्या कर रहे हैं, मोटे मोटे पॉइंट जल्दी से उसको अपने अल्फाज में लिख लिया। अगर तुम वहीं पे पूरे पूरे सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे तो ये ह्यूमन नेचर है। हम लोग की इंग्लिश पहली हमारी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, और हमारी इंग्लिश वैसे भी कमजोर है, तो जो पहले से एग्जिस्टिंग कंटेंट होता है उसी को लेके हम लोग कोशिश करते हैं यार इसी को एडजस्ट करें, और इसीलिए हमारे कामों के अंदर दूसरे के काम की छाप नजर आती है। अब हमें जब सॉफ्टवेयर कहता है तुमने नकल की है, हम कहते हैं नहीं सॉफ्टवेयर गलत है, नहीं नहीं नकल की होती है आपने, क्यों? आपने अभी भी उसको पढ़ा होता है और फौरन उसके बाद लिखने बैठते हो तो खुद ब खुद आपका जहन उसी डायरेक्शन में उसी स्टाइल में चलता है। जैसे हम परफ्यूम बार बार अगर किसी परफ्यूम की शॉप पे जाए और बार बार परफ्यूम सूंघते तो क्या होता है, नाक थोड़ी देर में वो हो जाती है ना, स्मेल समझ नहीं आती। कपड़े देखने जाए बार बार एक के कपड़ों का डिजाइन आप देखते रहे या कुछ कलर्स को देख रहे हो, थोड़ी देर में आपकी हिस्स खत्म हो जाती है, कलर की मैचिंग वगैरह इतनी समझ में नहीं आती। यही चीज डिजाइनिंग के अंदर होती है। मैं जब बार दफा अपने 2-3 डिजाइन किसी को दिखा रहा होता हूँ तो मैं उससे कहता हूँ तुमने एक डिजाइन देखा, वो कहता हाँ, अब आंखें बंद कर लो, वो आंखें बंद करता है, फिर मैं दूसरा डिजाइन खोलता हूँ, हाँ अब खोल के देखो कैसा हो रहा है, वो कॉन्ट्रास्ट फौरन नुमाया हो जाता है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली एक के बाद एक देखेगा ना, उसकी खुद ही देर में जहन जो है काम करना बंद कर देता है। ये बाकायदा साइंस है, मतलब आप ये ना समझे मैं कोई हवा की बात कर रहा हूँ, ये बाकायदा ऐसा होता है। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि यार जब तुम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, ऑनलाइन तुम्हें कोई काम की बात मिल रही है, खुद लिखने बैठ रहे हो, तो भाई पहले ब्रेन स्टॉर्म करो, और ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुमने मोटे मोटे पॉइंट्स लिखने हैं, तुम्हें डिटेल में बात पूरा पूरा जुमला बना के नहीं लिखना। अब मैं ये कह सकता हूँ जिन लोगों ने पूरे पूरे जुमले बनाए, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने नकल की, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनके जुमलों के अंदर छाप होगी उनके लिटरेचर रिव्यू की। ये फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पढ़ा, उसी वक्त बैठे तो खुद ब खुद उसका स्टाइल उस पर आ जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये जो परफ्यूम वाली एग्जाम्पल दी है, कलर वाली एग्जाम्पल दी है, फेस किया किसी ने? मलिया, कभी हुआ ऐसा कि बार बार कलर की मैचिंग करते करते आपकी हिस्सी इशू होता है? तो यही वाली चीज आपकी राइटिंग के अंदर भी होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, बस मोटा मोटा पॉइंट्स लिखो, भले उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो भी आपकी मादरी जबान है उसमें लिख लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप बीच में उसका गैप जरूर दें। पैराफ्रेजिंग और रिफ्रेजिंग के दरमियान फर्क समझ में आ गया? आगे चलें। अब सवाल ये होता है कि यार हमने करना क्या है। देखो क्या नहीं करना, सबसे पहले जो एक काम नहीं करना वो है पैच राइटिंग। पैच राइटिंग का मतलब ये होता है कि सेंटेंस को आगे लेके चले जाओ, उसको वो लेकर जाओ, पेवन लगाना जिसे कहते हैं, चीज का इधर से उधर करो, भाई इसे कहते हैं पैच राइटिंग। ये मत करना। नंबर 1, एज अ टीचर तुम खुद भी अपने स्टूडेंट्स को पकड़ने में कामयाब हो जाओगे कि इस बंदे ने पैच राइटिंग की है। इसी तरीके से आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर वही यूज किया, उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स डाल दिए, ठीक है, एक जुमले की जगह, एक लफ्ज की जगह दूसरा लफ्ज डाल दिया और समझे कारनामा हो गया। ये पाकिस्तानियों ने हरकतें शुरू की, मतलब मैं ये नहीं कह सकता सिर्फ पाकिस्तानी, मेरे ख्याल में जो मैंने नोट किया है कि इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसी हाल है, और मुझे चाइना का भी ऐसा ही हाल नजर आया। उनके यहाँ इंग्लिश पे इतना जोर नहीं होता, तो जब वो लोग इंग्लिश में पेपर वगैरह लिखने बैठते तो उसमें बहुत सारी ग्रामर की गलतियां वगैरह नजर आती हैं। बहरहाल तो ये कुछ हमारे यहाँ का रिवाज बन गया कि भाई रिफ्रेजिंग का मतलब है कि सिनोनिम यूज कर लो। जो बंदा ये कह रहा है उसका ये सजेशन जो है आउटडेटेड है। सबसे पहली बात तो कि सजेशन भी गलत है। असल जो चीज सिखानी चाहिए थी वो थी पैराफ्रेजिंग, लेकिन पैराफ्रेजिंग सिखाना मुश्किल है। आप पैराफ्रेजिंग के लिए आओगे तो पहले हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, आपकी वोकैबुलरी बढ़ाएंगे, आपकी ग्रामर पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर हम आपसे राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। जब इतना सारा काम कराएंगे तो वो बोलेगा वर्कशॉप नहीं, ये तो पूरी प्रॉपर क्लास है। तो इसलिए यहाँ पे जोर हो गया रिफ्रेजिंग रिफ्रेजिंग रिफ्रेजिंग, कि भाई हम आपको रिफ्रेजिंग करवा रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। असल काम जो करवाने का है वो है पैराफ्रेजिंग। और आखिरी काम जो आपने करना है वो है साइटेशंस लाजमन देनी है, ठीक है। भले आपने दूसरे की बात को अपने अल्फाज में बयान किया, लेकिन आपने, चूंकि आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, जबीर क्या हो गया मोबाइल में क्या नजर आ रहा है, तो चूंकि आप जो है आपने दूसरे की बात का हवाला लाजमन देना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगरचे आपने उसको अपने अल्फाज में लिख दिया, इसके बावजूद आप पाबंद है कि उसका रिटर्न हवाला दें कि इसने यहाँ पे क्या लिखा है। रिसर्च पेपर के अंदर ये बहुत बुनियादी बात है कि कोई भी दावा आपका बगैर हवाले के ना हो। मसलन अगर आपने ये भी दावा किया कि आसमान का रंग नीला है, तो आपने इसका भी हवाला देना है। अगर आपने ये देना है कि आज के बच्चे बहुत बदतमीज हो गए हैं, तो आपने इसका भी हवाला देना है।
आप ये नहीं कह सकते कि वाइवा के दौरान कहूंगा आपको नहीं पता कि बच्चे बदतमीज हो गए, आप ये नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी बच्चे जो है उनकी अटेंशन नहीं होती, बच्चे मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी बात है आपको ऑब्वियस भी लग रही हो, आपने उसका हवाला जरूर देना है। अपने अल्फाज में उस बात को बयान करने से, आप हवाला देने से फारिग नहीं हो गए। बात समझ में आई? रेफरेंस तो आपने हर हाल में देना है, ठीक है। आगे चले। अच्छा देखो, अब यहाँ पे इस पे ये पैराफ्रेजिंग वाली बात क्यों शुरू हुई, क्योंकि देखो जब अब हमारे पास कंटेंट बहुत सारा मौजूद है, हम दूसरे का कंटेंट लिख रहे हैं, अब अगर दूसरे के पैराग्राफ को एज इट इज कोट करना शुरू कर दें तो फिर बचा क्या? मतलब फिर पूरा पेपर इस पे बन सकता है कि दूसरे के पेपर से हमने उठा उठा के बस कोटेशंस डाली हुई हैं। इसी चीज को उन्होंने कहा कि भाई आपका अपना इनपुट भी होना चाहिए। अगरचे आपने दूसरे की रिसर्च की बेसिस पे काम किया है, लेकिन आपका अपना इनपुट भी उसके अंदर नजर आना चाहिए। और आपका अपना इनपुट कैसे नजर आएगा? जब आप उसको पैराफ्रेज करके अपने अल्फाज के अंदर उसको बयान करेंगे, ठीक है। और इस लेकिन साथ ही साथ फिर आपने साइटेशन भी देनी है, इस एतबार से कि दूसरे की मेहनत को क्रेडिट मिले कि भाई कहाँ से ये चीज ली। और साथ ही साथ इससे आपकी अपनी रिसर्च मजबूत हो रही है कि यार आपने जो है बात हवा में नहीं की है, आपने कहीं से रेफरेंस से लेकर बात को किया है, ठीक है जी। कौन स्लाइड? दोबारा जोर से बोलो नाइला। पैच राइटिंग का मतलब बस ये देखो, अभी मैं आप लोगों को आगे एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग समझ में आएगा पैराफ्रेजिंग से क्या मुराद है। बहरहाल पैच राइटिंग का मतलब यही है कि भाई यहाँ का सेंटेंस वहां पे, वहां का यहाँ पे, टेंस चेंज कर दिया, ये कहलाता है पैच राइटिंग, ठीक है। इधर इसका उधर, उधर का इधर। इसका आसान अल्फाज में पेवनकारी समझ लो, ठीक है। ये वाला काम नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। आप लोग यही वाली बात है हबीबा कि आप इस चीज से बचने के लिए कि आपके ऊपर इस बात का इल्जाम लगे कि आपने किसी और का काम कॉपी किया हुआ है, आपने सेंटेंसेस को आगे पीछे किया और समझा कि काम हो गया, इस बात से मना किया जा रहा है कि ये काम आपने नहीं करना। अभी कुछ एग्जांपल्स आ रही है, मैं उसमें बताता हूँ। अच्छा देखो, अब ये यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर वक्त भी कम है और इसी चीज के ऊपर लगे हुए। भाई इसलिए कि तुम लोग ने, एक तो सबसे पहले बात तो तुम लोग लिखना है, ठीक है, चीजें लिख के जमा करवानी है। दूसरी बात कि जाने कि मैं ये समझता हूँ कि वर्कशॉप के अंदर जो मुझे अंदाजा हुआ कि सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो लिखने का है, तो लिहाजा इसलिए बार बार बात करें कि लिखने के अंदर जो जो इश्यूज आ सकते हैं हम उन पर बात कर लें। दूसरी ये बात तुम्हारे लिए समझना जरूरी है कि अगरचे हमारे कॉलेज के अंदर फिलहाल बजरिया सॉफ्टवेयर एक इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर चीज़ों को चेक नहीं किया जा रहा। मुमकिन है कुछ इंडिविजुअल टीचर्स करें, मैं अपने स्टूडेंट्स का जो मेरे सुपर बच्चे मेरे पास काम करें, इंशाल्लाह ताला उनका काम मैंने चेक करना है बजरिया टर्निटेन, ठीक है। लेकिन हर टीचर शायद ना करे, लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तुम्हें जिंदगी यहाँ नहीं गुजारनी, बहुत जल्द तुम एक दूसरे इदारे में जा रहे हो। क्या पता वहां पे तुम्हारे काम को टर्निटेन के ऊपर चेक किया जाए। मुमकिन है तुम किसी ऐसे स्कूल में जाओ, वहां पे कहा जाए लेसन प्लान बना के लेकर आना है, कोर्स का कंटेंट लेकर आना है, तुमने जाके कॉपी करके कर दिया, वो बंदा वहां पे होशियार है, उसने जाके वहां पे चेक कर लिया टर्निटेन पे, उसने कहा यार तुमने तो खुद तो किया ही नहीं है। तो इसलिए तुम्हें अभी से इस चीज के बारे में पता हो, क्योंकि तुम लोग बहुत जल्द प्रोफेशनल लाइफ को एंटर करने वाले हो। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे बात समझी मलियो। हाँ, तो आप ओरिजिनल साइटेशन की तरफ जाएंगे। आपकी जैसे मलिया का बहुत अच्छा सवाल है कि जैसे आपने एक पेपर पढ़ा 2022 का, उसके अंदर उनको रेफरेंस नजर आया 1998 का, तो आप अगर उस 1998 वाले फैक्ट को बयान कर रहे हैं तो फिर आप 1998 वाले पेपर का ओरिजिनल रेफरेंस वहां पे देंगे, ठीक है। मसलन अगर हम एजुकेशन पे बात करें तो अक्सर एजुकेशन के पेपर्स में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जिक्र मिलता है, लेकिन जब आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जिक्र करेंगे तो वो जो 2000 वाला जो गाइड थी ना, तो उसका मैं रेफरेंस दूंगा। मैंने अपने पेपर्स में जहां भी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का रेफरेंस दिया है तो मैंने 2000 वाले ओरिजिनल पेपर का दिया है, जो उसको उन्होंने रिवाइज किया था 2000 के अंदर, उसका मैंने रेफरेंस दिया है। समझ में आई? तो असल की तरफ जितना ज्यादा असल के करीब जाएंगे उतना आपकी पेपर की वैल्यू बढ़ेगी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए से बात को समझाता हूँ ताकि रिफ्रेजिंग और पैराफ्रेजिंग वाले फर्क समझ में आए। देखो एक सेंटेंस है हमारे पास, द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड कम्युनिकेशन मेथड्स। टेक्नोलॉजी के अंदर तेजी से तब्दीली की वजह से हमारे कम्युनिकेशन मेथड्स के अंदर तब्दीली आ गई है। हाँ जी, इस जुमले को फॉर एग्जांपल आप में से कोई अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश करे। जी समीरा। ओके, इंग्लिश में कोई ट्राई करेगा? मलिया हाँ। ओके, बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, और मलिया जोर से बोला सबको सुनाई दे, कोशिश करो जोर से बोलो।
ओके वो कह रही है नाउअडेज कम्युनिकेशन मेथड्स हैव चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी। ओके अब ये वाली एग्जांपल जहन में रखना, जो मलिया का जुमला था ना उसको जहन में रखना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने किया रिफ्रेश। हाँ जी, फास्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज ग्रेटली चेंज हाउ पीपल कम्युनिकेट। ठीक है, ये वही मलिया वाली बात हो गई कि नाउअडेज कम्युनिकेशन मेथड्स हैव चेंज ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम ओरिजिनल जुमले और दूसरे जुमले को आपस में कंपेयर करो, कितना फर्क नजर आ रहा है मुझे ये बताओ। राफे कितना फर्क है? हाँ काफी फर्क है। ओके और हफ्सा? इतना राफिया में आपकी बात से इख्तलाफ करूंगा। मेरा यह ख्याल है कि दोनों जुमलों के दरमियान बहुत कम फर्क है। अगर आप गौर करें, रैपिड की जगह कौन सा वर्ड आ गया? फास्ट का। सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड की जगह क्या आ गया? ग्रेटली चेंज। तो यार मैं तो समझता हूँ कि इतना बड़ा चेंज नहीं आया, और यही चीज कहलाती है रीफ्रेजिंग, कि बात का बस आपने अल्फाज को थोड़ा बहुत आगे कर लिया। मलिया ने जो हमें एग्जाम्पल दी थी ये भी रिफ्रेजिंग ही की एग्जाम्पल थी। ओके मलिया का जो सेंटेंस था, nowadays technology have methods of communication have changed due to change in technology, तो उन्होंने यहाँ पे भी एक तरह से उसी रिफ्रेजिंग ही की थी। अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं, अगर इसको हम पैराफ्रेज करते तो क्या करते? अच्छा अब ये सब्जेक्टिव बात है ना, मतलब मुमकिन है आपका जवाब डिफरेंट हो, मुमकिन है आप मुझसे कहें कि सर मैं तो पैराफ्रेज ऐसा करूंगा, लेकिन तुम इस एग्जाम्पल पे गौर करो। कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस हैव अंडरगॉन अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ हाउ क्विकली टेक्नोलॉजी हैज एडवांस। अब मुझे ये इस जुमले को देखो, देखो इस जुमले को देखो, अब पहले वाले जुमले को देखो, दोनों के जुमले तुम्हें कितना फर्क लग रहा है? हाँ जी, हदीका के बराबर में हफ्सा शकील है मेरे ख्याल में जी। कम फर्क है ज्यादा फर्क है? ओके हफ्सा के पीछे जो है काफी फर्क है। ओके दूसरा मुझे ये बताओ वानिया, इस जुमले के अंदर जो ओरिजिनल मकसद था वो बयान हो रहा है? पहले वाले जुमले में क्या बात हुई थी कि टेक्नोलॉजी की वजह से रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, तब्दीलियां आ रही हैं और हमारा कम्युनिकेशन मेथड चेंज हो गया। क्या यही वाली बात हमने आखिर में बयान की है? ओके अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल की रोशनी में तुम लोग को पैराफ्रेजिंग और रिफ्रेजिंग का फर्क थोड़ा समझ में आ रहा है? और एक और बात गौर करो, आखिर में मैंने रेफरेंस दिया हुआ है ऑथर कॉमा एयर, ठीक है समझ लो वही एपीए, समझ लो वो एपीए वाला फॉर्मेट चल रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने उसका रेफरेंस लाजमी तौर पे किया है। अब मुझे तुम लोग एक लम्हे के लिए थोड़ा सा सांस लो, थोड़ा सा सांस लो, एक लम्हे के लिए मुझे गौर करके ये बताओ, इस जो थर्ड जुमला है ना, इस तक तुम लोग कैसे पहुंचोगे, क्या करोगे? एक लम्हे सांस लेने का था, सांस तो ले लो, उसके बाद सोच के मुझे जवाब दो, सोच के जवाब दो कैसे करोगे? जी मलिया खान, अब आपके जहन में क्या आ रहा है? टारगेट समझ में आ गया? देखो टारगेट समझ में आ गया तुम लोग को, करना क्या है? हम सहरिश क्या करना क्या चाह रहे हैं, या शहर? शहर ओके समझ में आ गया करना क्या चाह रहे हैं। अब मुझे बताओ कैसे करोगे, क्या क्या तुम लोग क्या स्टेप जहन में आ रहे हैं? डायरेक्ट एआई पे जम मार दी जी। ओके और कोई हदीका क्या करोगी? अच्छा देखो यहाँ पे सुनना, सबसे पहले सहर ने कहा कि हम एआई से काम कराएंगे, यार अभी मैं बात करूंगा एआई से काम, अभी इस तरह से जम्मत मारना बेवकूफ़ी करोगे। अच्छा दूसरा मलिया ने कहा कि दो एग्जाम्पल्स को देखिए, यार दो नहीं आपके पास सिर्फ एक एग्जाम्पल है, पहला वाला जुमला, दूसरा जुमला तो हमने खुद बनाया हुआ है, ठीक है। देखो अच्छा मैं अब तुम लोग को अपना सजेशन देता हूँ कि यार इसका हम तो कैसे करेंगे। आपने जुमला पढ़ लिया, ठीक है, आपने उसका मेन पॉइंट लिख लिया, जैसे कि अभी मलिया ने अपने अल्फाज में बताया था कि जैसे लिख लिया कि भाई टेक्नोलॉजी, लेकिन उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग में मैं कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा फॉर एग्जांपल कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, एरो, एरो बना के कर दूंगा, कम्युनिकेशन मेथड्स चेंज, दैट्स इट। मेरा ब्रेन स्टॉर्म तो होगा वो तो उसमें तो ये होगा, आप लोग जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं उसमें तो पूरे पूरे जुमले बना रहे हैं, मेरा ब्रेन स्टॉर्मिंग तो ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी चेंज, एरो से मैंने आगे लिख दिया कि चेंज इन कम्युनिकेशन, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद छोड़ दिया, फौरन फौरन जुमले बनाओगे ना तुम कभी भी जुमले नहीं बना सकोगे डिफरेंट, तुम हमेशा उसी असल की तरफ जाओगे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले परफ्यूम की और कलर मैचिंग की एग्जांपल दी है,
जो चीज सामने होती है ऑटोमेटिकली आपके साथ वही होता है। आप फिल्में देखते हैं और आप अक्सर देखिएगा कि जब फिल्म देख के निकलते हैं तो उसके डायलॉग्स आपको खुद ब खुद उसका स्टाइल वगैरह आपकी जबान पे आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको नकल करनी पड़ती है, खुद ब खुद होने लगता है। आपको अपने खानदानों में ऐसी चीजें नजर आएंगी। जो लोग टीवी ड्रामे बहुत ज्यादा देखते हैं उनके अखलाक में, उनके रहन सहन में उसको छाप नजर आने लगती है कि बिल्कुल उसके स्टाइल में बात करें, खुद ब खुद ये। बस कि अल्लाह ने इंसान का जहन बनाया इस तरह से, वो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, वो चीजों को एब्जॉर्ब करता है। आप नहीं भी चाहते तब भी एब्जॉर्ब करता है। तभी तो कहते हैं कि अच्छे माहौल में बैठो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, क्योंकि आप खुद ब खुद उसको एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो भाई पहले आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मेन पॉइंट वहां पे उठा के लिख लिया, गूगल कीप पे लिख लिया, पेपर पे लिख लिया। गूगल कीप का मशवरा क्यों दिया था, उसके अंदर ड्राइंग का ऑप्शन भी मौजूद है, आपने जल्दी से ड्रॉ करके लिख दिया। ठीक है, बाद में जब उसके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, अब वो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग का पॉइंट था, अब जुमला बनाओ। अब खुद ब खुद तुम्हारे जहन में खुद ब खुद जुमला पूरा का पूरा सही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे सामने ओरिजिनल सेंटेंस है और वहीं पे रखकर तुम उसको चेंज करोगे, तुम नहीं कर पाओगे। तुम खुद ब खुद जो है ना वो रिफ्रेजिंग, सिनोनिम, टेंस चेंज, इन वाली हरकतों में लग जाओगे। अब क्यों इस काम के अंदर चैलेंज होता है, क्योंकि भाई पहली बात, इतने सालों में कभी ये काम नहीं किया, 12-13 साल 14 साल की तालीम है, कभी ये काम नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारे पास, हम अमूमन वो लोग हैं जो हमेशा इम्तिहान से 1 दिन पहले तैयारी करने बैठते हैं। तो हम लोग थीसिस के हवाले से एक्शन रिसर्च में भी यही करते हैं कि सर रातों को जाके हम काम कर लेंगे। भाई ये ऐसा काम नहीं है, ये पूरा लॉन्ग टर्म काम है। स्पेशली 7 सेमेस्टर वाले तो हद दर्जे की बेवकूफ़ी करेंगे अगर उसको अपने 8वें सेमेस्टर तक लेके जा रहे हैं। असूलन तो उनको जून जुलाई के अंदर राइटअप कंप्लीट कर लेना चाहिए। बस एक मेथोडोलॉजी रह जाएगी, एक रिजल्ट रह जाएगा, वो बाद में कर लेंगे जब करने के बाद। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो उसको भी अभी भी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि शायद आप लोग को वहां जाके प्रॉपर रिसर्च करने का मौका भी ना मिले। अभी आप लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह, वहां पे पता चले इस्लामियत का लेसन मिला हुआ है, तो आपको भी पता है कि ऐसे काम होते हैं। बहरहाल, तो राइटअप तो आपको कंप्लीट करना चाहिए, जब वक्त देंगे तो ये काम ऐसा होगा। ठीक है, बात चीजें जो होती हैं, जैसे अब दरख्त कोई बीज बोते हैं, जितनी चाहे दुआएं कर लें, जितने वजीफे पढ़ लें, उसने उगना अपने वक्त पर ही है। ये काम भी ऐसा ही है। जो लोग भी काम लंबा लंबा करते हैं, जाए, जाना है ना, हाँ जहाँ मुझे पूरा करने दे रहे। हाँ रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं किसकी, इसी की एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी, डॉक्टर ताहा स्टेटेड कंसिस्टेंट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज वाइटल फॉर टीचर डेवलपमेंट। एक साहब है डॉक्टर ताहा, युमना दरवाजा बंद करो। एक उन्होंने कहा कि जी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज वाइटल फॉर टीचर डेवलपमेंट। ठीक है, डॉक्टर ताहा का ये जुमला है। हाँ जी, अब आप बताएं क्या करेंगे आयशा। अच्छा अभी इसको जुमला तो बनाओ, नजर नहीं आ रहा तो आगे आ जाओ। तुम अक्लमंद हो, तुम लोग को नजर नहीं आ रहा तो पीछे, भाई जिनको नजर नहीं आ रहा वो आगे आके बैठ जाए प्लीज। हाँ जुमला आप बताओ, चलो कोई सेंटेंस बनाओ इसका जल्दी से। कोई गलत जुमला नहीं, बताओ तो बोलो, तो हाँ बोलो। क्या बोल रही है, मुझे आवाज ही नहीं है। अच्छा हाँ अनुषा। रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स टीचर परफेक्ट। ओके, राफे, राफे का फीडबैक ये है, उन्होंने इसका ये बनाया, रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स टीचर परफेक्ट। ओके ठीक है, और कोई, राबिया क्या जुमला बनेगा। कुछ भी बोल दो भाई, गलत भी बोल दो, बोलो तो। बेटा आपका नाम। जी बुशरा। अच्छा चलो, ओके। वानिया ने कहा टीचर क्या, दोबारा बोल। ओके, अब वानिया कह रही है, अब आप लोग मुझे बताना, वो कह रही है टीचिंग प्रैक्टिस इज बेस्ट फॉर टीचिंग, ये कहा ना, टीचर डेवलपमेंट। क्या ये जुमला सही है। वो कह रही है टीचिंग प्रैक्टिस इज बेस्ट फॉर टीचर डेवलपमेंट। देखो ये जुमला तो बिल्कुल गलत बनता है। क्यों, बात क्या चल रही है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में, कि आपने रिफ्लेक्शंस करने हैं, और वो क्या कह रही है टीचिंग प्रैक्टिस, दोनों बातों को आपस में मिक्स कर रही है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। डॉक्टर ताहा ने कुछ और कहा था, इन्होंने उसको किसी और तरह से बयान किया। चलो रिफ्रेजिंग की एग्जाम्पल देखो। हाँ जी, अब आपने स्टेटेड की जगह वर्ड लगा दिया सेट, डॉक्टर ताहा सेट। ठीक है, दैट रेगुलर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज एसेंशियल फॉर टीचर ग्रोथ। वहां टीचर डेवलपमेंट था, आपने क्या कर दिया, टीचर ग्रोथ। वाइटल था, आपने क्या कर दिया, एसेंशियल।
कंसिस्टेंट की जगह क्या कर दिया, रेगुलर। इसी चीज को हमारे यहाँ लोग रिफ्रेजिंग समझते हैं, और ये चीज गलत है। ये चीज आजकल के दौर में ये चीज सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से पकड़ लेता है। ओके, अगर आपके कॉलेज में सॉफ्टवेयर नहीं यूज किया जा रहा, टर्निटिन यही यूज किया जा रहा, तो आप ये ना समझे कि आप सही काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर किसी जगह पे नकल नहीं पकड़ी जा रही और सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा, तो ये आपकी कामयाबी नहीं है। ओके, ये बात, ये वाली बात समझ में आई? अगर तुम ये वाला तरीका सीख के जाओगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो जाके फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो टीचर्स होंगे तुम्हारे, या वहां पे जो दूसरा बंदा होगा, वो तुमसे होशियार होगा, उसको तुमसे ज्यादा नॉलेज होगी, वो तुम्हारे काम को पकड़ लेगा, और तुम यूं इस तरह से मुसीबत में फंस जाओगे कि तुमने दूसरे काम को अपने अल्फाज में पेश किया। अब इसकी पैराफ्रेजिंग की एग्जाम्पल देखो। अब देखो, इस जुमले को पढ़ो। डॉक्टर तोहा emphasizes the critical role that ongoing self-reflection plays in the professional advancement of educators. Source, year. किस साल कहां पे उन्होंने ये बात की है? इस जुमले में और पहले वाले जुमले में देखो फर्क है या नहीं है? हाँ जी, मानिया, फर्क है? अनुष, राफे, फर्क है। ठीक है, लेकिन क्या इसने वही वाली बात बयान की जो ऊपर वाला कह रहा था? ठीक है, अब ये सब तुम में उसी वक्त होगा जिसका पहला स्टेप तो यही है कि भाई तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, सिर्फ पॉइंट को जहन में रखो। पूरा पूरा जुमला कॉपी करोगे, उस जुमले को लिखने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। हमारे यहाँ लोग इसी वजह से रिफ्रेजिंग के अंदर फेल हो जाते हैं कि वो बजाय मेन आइडिया के वो पूरे पूरे जुमले को बैठ के उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, और ये उनकी नाकामी का सबब बन जाता है। ठीक है, अब मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ टर्निटिन के हवाले से कि टर्निटिन क्या है, क्या और क्या, थोड़ा सा मैं आप लोगों को डेमो भी देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप ऑनलाइन ऐसे काफी टूल्स हैं जो आपके काम की ओरिजिनलिटी को चेक करते हैं। यहाँ पे जो टूल सबसे ज्यादा मशहूर है उसका नाम है टर्न इट इन। टर्न इट इन। हाँ जी, अब समझ में आया? टर्न इट इन, असाइनमेंट सबमिट करवाने को कहते हैं। ठीक है, ये जो एक यू समझ लें कि तमाम एकेडमिया के अंदर जो टूल यूज हो रहा है, जो स्टैंडर्ड टूल है, वो यही बन चुका है, टर्न इट इन। कहीं भी जाएंगे वहां पर यही वाली बात होगी, टर्न इट इन, टर्न इट इन, टर्न इट इन। ठीक है, तो भाई ये टूल है, और ये कंपनी जो है यूनिवर्सिटीज को ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि बच्चों के जो असाइनमेंट्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, उसको वो चेक करता है। पहले वो उसको सिर्फ चेक करता था कि भाई कितना ज्यादा उसके अंदर नकल नजर आ रही है। ठीक है, मैंने चूंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो वहां पर तो ये सिस्टम था कि जो हम सबमिशन करवाते थे ना, वो उनके डेटाबेस में स्टोर हो जाती थी। अब अगले साल अगर मैंने अपने सीनियर का असाइनमेंट जमा करा दिया, तो ये बता देता कि नहीं जी, ये नकल किया हुआ है। समझ लो, यानी कि तो यहाँ पे उन्होंने ये भी ख्याल रखा था कि जो हमारा तरीका होता है ना, कि हम सीनियर्स के असाइनमेंट को लेकर घूम रहे होते हैं और सबमिट करा के समझते हैं कि हम बच जाएंगे, तो वहां पे उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ये सिस्टम, इसी सॉफ्टवेयर की मदद से सिस्टम बनाया हुआ था कि आपका जो सबमिशन है वो जाके उनका डेटाबेस में स्टोर हो रही है, और अगले साल भी अगर अगले सेमेस्टर में कोई को चोरी करने के या कॉपी करके अपने नाम से प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, तो वो उसको सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन इसके अलावा भी जो पूरा ऑनलाइन जितना भी कंटेंट मौजूद है, वो सारा का सारा ये इसको अपने पास सेफ रखता है। अब आप कुछ भी लिखेंगे, वो हमेशा अपने कहीं ना कहीं से उसका रेफरेंस लेकर आ जाता है कि भाई यहाँ पे जो है ना, यहाँ से कॉपी किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी एग्जाम्पल बनाते हैं। एक तो अच्छा, आपका सवाल होगा कि सर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। असूलन जो है, ये जो सर्विस है टर्निटिन की, ये वो दे रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज को। बाकायदा यूनिवर्सिटीज काफी महंगे दामों पर ये वाली सर्विस परचेज कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल टीचर ये परचेज नहीं कर पाता। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने ये सर्विसेज शुरू की हुई हैं कि वो काफी महंगी महंगी सर्विसेज को ना सस्ते दामों में दे रहे होते हैं। ठीक है, एक खातून को मैं जानता हूँ व्हाट्सएप पर, मतलब होता ही है कि हम उनको कोई भी पेपर भेजते हैं, और वो उसकी हमें जो है ना टर्निटिन की रिपोर्ट भेज देती है 100 रुपए के बदले। कोई भी डॉक्यूमेंट हो कि 100 रुपए के बदले वो उसको भेज देती है। ठीक है, आप चाहें तो उनकी सर्विस यूज कर ले। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, ना मैं किसी का नंबर दे रहा हूँ कि आप समझे कि सर यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सर्विसेज भी अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो पूरा पूरा अकाउंट सेल कर रहे हैं। मैंने भी अपना अकाउंट परचेज किया हुआ है, तो मैं वो दिखा भी देता हूँ आपको। उसका नाम है, ओके,
ये सर्विस है टेनेट इनकी प्रो अकाउंट की, वो मैंने परचेज की हुई है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको इसमें लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये जैसे टेनेट इनका बता रहा था ना, तो टेनेट इनकी ही सर्विस है ये। ठीक है, दूसरे डोमेन पे इन्होंने दी हुई है। ये लॉगिन हो जाए एक दफ़ा। ओके। आह, अब अगर अब ये मुझे इस वक्त अकाउंट में लॉगिन नहीं होने दे रहा। अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं इसको करके दिखा दूँ आप लोग को। अच्छा, आप में से किसी के पास अपना असाइनमेंट है इस वक्त एम एस वर्ड फॉर्मेट में या पीडीएफ में? आप में से कोई अपना असाइनमेंट को चेक करवाना चाहे? ओके, ईमेल किए मुझे? हाँ, मुझे करो, जरा जल्दी से ईमेल करोगी। ओके जी, यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया। बुला रही हैं जी? हाँ बेटा जाओ। ओके जी, किसी के पास है कोई डॉक्यूमेंट वगैरह? तो भेजो, सेंड करो, डिस्कॉर्ड पे डालो जल्दी से। नाइला, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास? भेजो जल्दी से। हाँ, डिस्कॉर्ड पे भेज रहे हैं, किस पे? अच्छा चलो, देखो तुम लोग के सामने मैं खुद एक डॉक्यूमेंट बना देता हूँ, ठीक है? ओके, मैंने सर्च किया इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस फॉर टीचर्स। ठीक है, और मुझे यहाँ पे आर्टिकल नज़र आया। और लेट्स से मैं इस आर्टिकल को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसके कुछ सेंटेंसेस को मैं कॉपी करता हूँ। और साथ ही साथ मैं जल्दी से डॉक्स पे गूगल डॉक्स पे डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। ओके।
जो कंटेंट था मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर किसी और लिंक पे गए, वहाँ से जाकर हमने उसको कॉपी कर लिया। जैसे ये जो ये 12 बेनिफिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचर लर्निंग, इसको भी मैंने जाके कॉपी कर लिया। ठीक है, ओके। डॉक्यूमेंट को मैंने सेव किया, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओके। अब वापस गए हम उसी स्कोप के ऊपर, ये रहा न्यू सबमिशन। अच्छा, ये अगेन मैं आप लोग को सिर्फ ये दिखाना, मैं ये नहीं दिखा रहा इसको यूज़ कैसे करना है। आप लोग को यूज़ करना चाहें तो करें, अच्छी बात है। एटलीस्ट जो मैं रिपोर्ट है वो दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके सामने मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाई, उसको मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, चूज़ फाइल पे गया, डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट किया, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, और रीजन मैंने इंटरनेशनल सेलेक्ट किया और सबमिट। ठीक है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी रिपोर्ट कैसी आती है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को। अब देखो, इसको प्रोसेस करना, इसको स्टार्ट किया। अच्छा, साथ ही साथ जो है मैं इस वक्त आयशा की डॉक्यूमेंट आई हुई उसको भी चेक कर लूँ। ओके, मैंने न्यू सबमिशन पे जाके इंटरनेशनल आयशा की जो सबमिशन है, इसको भी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ओपन, सबमिट। ओके, और इसके अलावा मेरे पास अभी जो है वानिया की भी ईमेल आई हुई है, हम वानिया की भी इसको चेक कर लेते हैं। न्यू सबमिशन, इंटरनेशनल, चूज फाइल, वानिया। ओके, हाँ जी, सिमिलैरिटी कितनी कितनी शो कर रही है? 100% सही है। देखो, नकल पकड़ी गई, बात समझ में आई, नकल पकड़ी गई। उसने बता दिया कि भाई ये जो है इसने यहाँ से जो है आपने 100% कॉपी किया हुआ है। अब अमूमन क्या होता है कि टीचर्स इसी के, बेटा आप लोग आगे आ जाओ, आयुष आप लोग, जुमना आ गया, फायजा आ गया। अब ये तरीका है, इस तरीके से मुझे ये पता चल गया कि भाई कितना परसेंट टेक्स्ट जो है मैंने कॉपी, बच्चे ने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने बच्चे का काम भी चेक कर सकते हैं और अपना भी काम चेक कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को खोल कर देखते हैं। ये जो रिपोर्ट आई है ना पीडीएफ वाली, इस रिपोर्ट में मैं पीडीएफ पे गया, पीडीएफ पे क्लिक किया, रिपोर्ट डाउनलोड हो गई, इसको मैंने ओपन किया। हाँ जी, देखो टर्न की रिपोर्ट आई है, वर्ड्स वगैरह कितने हैं, 100% ओवरऑल सिमिलैरिटी। अब एक बच्चा जिसने ऐसा काम सबमिट कराया हो जिसके अंदर 100% उसने कॉपी किया हो, उसका फेल होना बनता नहीं बनता? हाँ या ना? अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे ये था डॉक्यूमेंट, बैकग्राउंड जो है ये डॉक्यूमेंट किसकी थी? आयशा की। अब आयशा की सिमिलैरिटी कितनी आई है? 0%। इसका पीडीएफ चेक करते हैं हम। ओके जी, वो कह रहे दिस सबमिशन डिड नॉट मैच एनी ऑफ द कंटेंट वी कंपेयर्ड इट अगेंस्ट। 0%। इंटरनेट इंटरनेट डेटाबेस, पब्लिकेशन डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस से डेटा उनको कॉपी किया हुआ नजर नहीं आया। देखो इसके अंदर इन्होंने किसी भी चीज को हाईलाइट नहीं किया हुआ, समझ रहे हो? देखो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ था ना उन्होंने, ये हाईलाइट उसको करते हैं जो सेंटेंस उसको लगता है कि कॉपी किया हुआ है। इन्होंने आयशा के काम के अंदर किसी चीज को हाईलाइट किया हुआ है? नहीं किया हुआ। अब उसके मुकाबले हम वानिया का काम देखते हो, कह रहे हैं वानिया के काम के अंदर 13% सिमिलैरिटी आ रही है। 0% से तो ज्यादा है, लेकिन 100% से बहुत कम है। ठीक है, अब ये अमूमन टीचर्स अपने तौर पर थ्रेशोल्ड सेट करते हैं कि कितने फीसद से कम को वो मानेंगे, क्योंकि बाज दफा आपने काम अपने ही अल्फाज में लिखा होता है फिर भी सिमिलैरिटी आ रही होती है, तो वो कहते हैं भाई कम से कम 20% से कम तुम्हारी सिमिलैरिटी होगी तो हम प्रूफ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब इस 13% को हम लोग चेक करते हैं इनके वानिया की डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट डाउनलोड हुई, हमने खोला, हाँ जी 13% सिमिलैरिटी। वो कह रहा है 11% तो इंटरनेट से उठाया हुआ है और बाकी 6% लग रहा है कि पब्लिकेशन डेटाबेस से उठाया हुआ है। अब उसको हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर उसने हाईलाइट किया हुआ है। हाँ, दिस स्टडी विल एम्प्लॉय, वो कह रहे हैं स्टडी विल एम्प्लॉय भी कॉपी किया हुआ लग रहा है। रिसर्च अप्रोच कंबाइनिंग विद क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस मेथड, इस पर मैंने क्लिक किया टू। वो कह रहा है कोर्स हीरो से 3% कॉपी किया हुआ लग रहा है, कोर्स हीरो से। समझ में आया? कॉपी किया था? मानिया मानिया मान भी नहीं है।
ठीक है, तो चले इससे आपको यही पता चलिए। तो अच्छा चलो आगे चलो, बात सुनो। The finding of this study will contribute to understanding of the role of audio education in promoting, हाँ जी, वो कह रहे हैं इस पर मैंने क्लिक किया, कहाँ पे कॉपी किया हुआ, ये कह रहे हैं इस वेबसाइट से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, और फिर फाइनली जो है, जो लास्ट चीज उन्होंने कॉपी को पॉइंट आउट किया उन्होंने, वो रेफरेंसेस के अंदर कह रहे हैं कि रेफरेंसेस भी कॉपी किए हुए। ठीक है, 3 और 4 क्लिक किया हमने, तो बाज दफा ऐसा होता है कि वो रेफरेंसेस वगैरह को भी कॉपी में ले आते हैं। बहरहाल अब देखो, अब ये वानिया वाली एग्जांपल बड़ी अच्छी है। एक तो ये कि वानिया ने मतलब पॉजिटिवली इस बात को एडमिट किया, सुनो आयशा, वानिया ने इस बात को एडमिट किया कि उसने कॉपी किया है, नंबर 1। ठीक है, अब वो कह रही है कि मैंने पैराफ्रेज किया है। ओके, हम इस बात को भी मानते हैं, लेकिन बात क्या है कि उन्होंने पैराफ्रेज इतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। ओके, और यहाँ पे जाके वो उसके अंदर जाके पकड़ी गई। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट चूंकि छोटी है इसलिए 13% आया है। अगर वानिया ने इसी डॉक्यूमेंट को पूरा लिखेंगी और इसी स्टाइल में लिखेंगी तो ये आराम से तकरीबन मैं समझता हूँ 40-45% पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे ये समझ में आ गया कि भाई तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम लोग जब कोई काम कर रहे हो तो उस काम के अंदर इस बात को जहन में रखो कि रिफ्रेजिंग काफ़ी नहीं है। तुम्हारी जो रिफ्रेजिंग है उसको पकड़ा जाना बहुत आसान है, वो रिफ्रेजिंग पकड़ी जा सकती है, और रिफ्रेजिंग जब पकड़ी जाएगी तो तुम्हारे उससे तुम्हारी रेपुटेशन पे उसका असर होगा। तुम्हें ये काम मतलब चलता हुआ नजर आ गया, अब समझ में आ गया। मैं अभी भी आप लोगों को कह सकता हूँ कि अगर आप लोग अपने पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे व्हाट्सएप करें, जिनके पास नंबर है ईमेल करें, मैं आपको अभी इसको रिव्यू करके दिखा दूँ। इसका फायदा ये भी है कि मुझे 5-10 मिनट की ब्रेक मिल जाएगी, और दूसरा मुमकिन है वो हमारे बच्चे वापस आते फिर हम एआई के ऊपर बात शुरू करें। ठीक है, जैसा भी आप अभी तो भेजो, तो देखो, तो भेज के देखो। हाँ जी, कोई और व्हाट्सएप किया है? ओके। जी जी, क्या कह रही है? असल में ओके, मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ, एक मिनट। है ना, आप अपनी क्लास वालों से पूछ सकती हैं कि उनका वापसी कब तक मुतवक्की है, हम वेट करें भी ना करें। मैं एआई पे बात करना शुरू करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ वो आ जाए। ओके, हमारे पास कुछ दूसरी डॉक्यूमेंट्स आई हैं, हम उनको भी ट्राई करते हैं। न्यू सबमिशन, बहुत अच्छा सवाल है। नाइला, नहीं सॉरी, समीरा का सवाल, और नाइला अपने सवाल को याद रखना, हम बात करते हैं कि नाइला की डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दी, और हिना मुझे जवाब बताना क्या हुआ बच्चों का। चलो जी, उर्दू का तो कर ही नहीं रहा बात ही। अच्छा देखो क्या होता है सिमिलरिटी में, क्या होता है। हाँ, क्या कह रही है बेटा? वो सक्सेस वो ये शो नहीं कर रहा कि पास हो गया, वो सक्सेस ये शो कर रहा है कि यार प्रोसेस कर लिया, वो ये सक्सेस शो कर रहा है। गुड पॉइंट, अच्छा सवाल था समीरा का। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि भाई बच्चे के नंबर पूरे आ गए, सक्सेस सिर्फ इतना कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया। ओके, ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं आप लोग को ये काम जो है हमारी स्टूडेंट। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, देखो बहुत अच्छा, जबरदस्त, अच्छा क्या। और किसी को सबमिट करना तो करे भाई, कोई और है? हबीबा, दूसरा कुछ भी नहीं सबमिट करने को? यमुना, कुछ भी नहीं है? यमुना घबरा रही है अभी से।
अच्छा और कोई? बेटा आप बुशरा, क्या नाम है आपका? हमना, हाँ कुछ? ओके, अब हम ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा ये थ्री, इसको कर लेते हैं। क्या चीज? हाँ मुझे नजर आ रहा है, बात करो, सब्र करो, अभी आगे चलते हैं। अभी तो देखो सिमिलैरिटी की बात हो रही है, क्या वो सिमिलैरिटी पकड़ पा रहा है, नहीं पकड़ पा रहा? अब उसने कहा सबसे पहले तो हम नायला का देखते हैं, नायला की डॉक्यूमेंट उर्दू में है, पीडीएफ को हमने क्लिक किया। उसने कहा जी 3% सिमिलैरिटी है, इसको देख लेते हैं। हाँ जी, कह रहा है कि ओवरऑल सिमिलैरिटी है, और उसने कहीं पर पॉइंट आउट किया है, ये जा करने के काबिल बनाया जा सकता है। कह रहा है उर्दू ऐप .com.pk से उठाया गया है, और हायर एजुकेशन से भी काम उसको मिलता जुलता लग रहा है। ठीक है, ये देखो ये जुमला भी। अच्छा वैसे उर्दू वगैरह के अंदर ये इतना मजबूत नहीं है, अलबत्ता बहरहाल कोशिश ये पूरी करता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। ओके, अगर उन्होंने किसी अखबार वगैरह की वेबसाइट से कॉपी किया होता वो भी आ जाता, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं इंग्लिश में, ये है हिना का काम। ओके, 15% सिमिलैरिटी आ रही है इसके पास, और हम चले। ओके जी, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इमोशनल लर्निंग ऑन इन्हांसिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट। क्लिक किया, कहाँ पहुंचे? ओके जी, वो कह रहा है जी इस वेबसाइट से कॉपी लग रहा है। ठीक है, एनडी पब्लिशर। अब हिना कहेगी मैंने यहाँ से तो कॉपी नहीं किया था, मैंने कहीं और से कॉपी किया था। लेकिन बात यह है कि उसको वो बता रहा है कि भाई यहाँ से सिमिलैरिटी लग रही है उसको। ठीक है, अच्छा, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट इज, अब देखो ये चीज देखो, डिक्लेरेशन जो आई है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट इज रिसर्च। अब ये चीजें तो 10 जगह मौजूद है ना। ठीक है, 10, ये जुमला 10 जगह पे इस्तेमाल हुआ होगा कहीं, तो उसको भी उसने कॉपी में डाला है। इसीलिए टीचर्स परसेंटेज में फैसला करते हैं, वो 100% या 0% की डिमांड नहीं करते। उनको ये पता होता है कि भाई बाज दफा जानी पहचानी बात भी उनको मतलब कुछ जुमले बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो वो जुमले उनको मिल जाते हैं, तो इसलिए उसको वो परसेंटेज की बात करते हैं भाई 20% से कम होना चाहिए, 30% से कम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, टू असेस द इफेक्ट ऑफ एसीएल। ओके, वो कह रहे हैं यहाँ से उठाया हुआ है। अब वो ये नहीं कह रहा कि उठाया हुआ है, बल्कि सॉरी मैं गलत जुमला कह रहा हूँ, यहाँ से उठाया हुआ है। वो कह रहा है कि यहाँ से सिमिलर लग रहा है। ओके, अच्छा दी कोलैबोरेटिव, किसको? हाँ तो ठीक है, सोशल रेफरेंस, इसको भी हमने क्लिक किया और हम पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, लियोन्स everydayspeech.com यहाँ से। तो अब यहाँ पे जो उसने हमें पूरा दिखाया है कि भाई 15%, 3%, 13%, 100%। 100% तो बिल्कुल आपके सामने मैंने कॉपी किया था। 13% और 15% वाले जो दो लोग हैं, वानिया और हिना, मैं ये बता रहा हूँ कि इनकी डॉक्यूमेंट जब बड़ी होती, अगर ये बड़ी डॉक्यूमेंट लिखेंगे और इसी तरीके से लिखेंगे, तो ये आराम से 50-55 से ऊपर चला जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो इसलिए अभी से इस तरीके कार को चेंज करने की जरूरत है। अब मैं आप लोग के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग को रुकूंगा, मुझे भी सांस लेना, फिर हम थोड़ा सा वेट करके एआई की बात शुरू कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम समीरा की बात करते हैं कि समीरा का सवाल था कि अगर सर आपने बताया कि हम पैराफ्रेजिंग करेंगे तो यूं होगा। देखो मैंने ये नहीं कहा कि अगर तुम मेरे तरीके से अमल करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे 0% आ जाएगा, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं सिखा रहा कि इस टूल को बाईपास कैसे करना है। मैं यही बता रहा हूँ कि पाकिस्तानियों ने यही गलती की, उन्होंने टूल बाईपास करने पे तवज्जो दी। टूल बाईपास करने की वजह से ही उन्होंने ऐसी उटपटांग बातें कहना शुरू की, सिनोनिम यूज कर लो, टेंस यूज कर लो, टेंस चेंज कर लो, जुमला आगे पीछे कर लो, और उसका नाम रिफ्रेजिंग दिया। ये हिमाकत थी, ये गलत तरीका था, इसका कोई फायदा नहीं है, ना ये करने का काम है। जो बात सिखानी चाहिए थी वो थी पैराफ्रेजिंग, कि बेटा अपनी बातों को अपने अल्फाज में बयान करना सीखो, वो ये बात थी तो सिखाना चाहिए थी। मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें राइटिंग का एक तरीका सिखा रहा हूँ, कि राइटिंग का एक तरीका ये होता है कि तुमने मेन पॉइंट्स को ब्रेन स्टॉर्म करके छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट किया। पूरा सेंटेंस नहीं होता, बस की वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एरो वैरो के जरिए से अपनी बात को करते हो। चंद दिन सबर करो, जहन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकल जाए, फिर अपने अल्फाज में लिखो। तो इस तरीके से तुम्हारे पैराफ्रेजिंग होगी और तुम असल से दूर हो जाओगे। समीरा, ये आपकी बात का जवाब हो गया। इस तरीके से मुझे उम्मीद है परसेंटेज कम आएगी। अगर फिर भी परसेंटेज आएगी तो फिर टीचर आपको अमूमन मौका देता है कि बेटा इसको 0 पे लेकर आओ, 20% से कम लेकर आओ, वो आपको बाकायदा इसका मौका देता है। जी मानिए, क्या सवाल था? ऑनलाइन जो टूल्स होते हैं, ऑनलाइन टूल्स के हवाले से हम बात करेंगे, एआई के हवाले से, कि भाई ऑनलाइन जो टूल्स है लोग उनको यूज़ करते हैं, मैं मशवरा दूंगा कि उनको ना यूज़ करें। इसकी वजह यह है कि आगे चल के वो एआई जनरेटेड कंटेंट में जाके फंस जाता है, और अभी मैंने एआई जनरेटेड कंटेंट के बारे में बात करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे पार्ट 1 की रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। ये हमारा हो गया टर्निटिन के बारे में, प्रेजिडेंट के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात कर ली, बातें समझा दी।
अब एआई के बारे में बात करनी है, वो हम दूसरी उसमें ब्रेक मतलब करते हैं, 5 मिनट की ब्रेक में।